हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग जेई 2021 पे ही फोकस करते हो, हम 2022 वाले हैं, हमारे लिए भी तो कुछ बताओ। तो हमने सोचा, मैं और रौनक सर ने, कि चलो यार तुम्हें भी बताया जाए कि आखिर अभी जिनकी प्रिपरेशन चल रही है या जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हैं तो उनको क्या करना चाहिए। इस बार तुम्हें पता है जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम भी हो चुका है और कहीं ना कहीं 11th के पोर्शंस तो आते ही आते हैं और लगभग इक्वल, यूँ मान के चलो 45-55 के आसपास का ही रेशियो रहता है, लगभग इक्वली रेशियो रहता है। इसलिए 11th को तुम लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि सर 11th में तो क्या ही है, मेन तो अपना 12th है। यार सही बताऊँ तो 11th तुम्हारा बेस है, वो जस्ट एज अ पिलर है। एक घर खड़ा होता है तो तुम्हारा 11th पिलर का काम करता है। अगर तुम्हारा 11th वीक है दैट मीन्स 12th में तुम्हें जितना अच्छा तुम कर सकते थे उतना अच्छा तुम कर नहीं पाओगे। तो अभी जैसे कि मैं बताऊं कि एग्ज़ाम में या 12th अगर मान लो तुम मार्च के बाद स्टार्ट करते हो, बहुत लोग नए सेशन से स्टार्ट करते हैं 12th की पढ़ाई में, तो अभी भी अपने पास 5 मंथ के आसपास का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 5 मंथ में आज मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा फिजिक्स के बारे में, रौनक सर बताएंगे मैथ के बारे में कि कौन कौन सा चैप्टर और क्या क्या तुम्हें करना चाहिए कि भाई जिनका यूज 12th में पढ़ने वाला है तो एटलीस्ट इनको तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। दूसरी बात कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कौन कौन से 11th के चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि रोटेशन की बात करते हैं और भी चैप्टर्स आते हैं, तो मैं एक एक करके बात करूँगा। तो ठीक है, तो चलो यहाँ 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो एक बच्चे ऐसे जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर लिए होंगे और जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, जो बिल्कुल सिक्वेंसली रोज फॉलो कर रहे होंगे शेड्यूल और उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा। और एक बच्चे ऐसे भी होंगे जो सर स्कूल में ही बिजी हैं, हमारे तो 4 घंटे की स्कूल हो जाती है, तैयारी करने का ऐसा कोई टाइम नहीं मिल रहा, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, वैसा कुछ तैयारी हो नहीं रहा। तो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। यार मैं सिंपली तुम्हें बताऊँ तो चाहे तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो या सेकेंड कैटेगरी में हो, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था फिजिक्स में? तो सर हमने बेसिक मैथ यूनिट डायमेंशन पढ़ा था। उसके बाद तुमने क्या स्टार्ट किया होगा? तुमने वेक्टर स्टार्ट किया होगा। उसके बाद जब तुमने वेक्टर, यूनिट डायमेंशन और बेसिक मैथ स्टार्ट की होगी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारी लाइफ में आया होगा वो आया होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में आए तो बहुत मज़ा आता है और समझ में नहीं आए तो उससे टफ टॉपिक हमें कोई लगता ही नहीं है। मैकेनिक्स में कुल मिला के 7 चैप्टर होते हैं: काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। अब बात यह है कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं तो जेई मेंस की बात करें तो मैकेनिक्स से हर साल 3 से 4 सवाल आता है और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैकेनिक्स में सिर्फ रोटेशन से हर साल 2 से 3 सवाल आता है। इस बार भी रोटेशन के 1 या 2 सवाल कहीं ना कहीं मिक्स करके, 2 सवाल तो थे ही प्योरली रोटेशन के और एक इधर उधर मिक्स करके था, मतलब 3 सवाल मिनिमम हर साल एडवांस में रोटेशन चैप्टर पे आता है। यानी कि अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ठीक है, चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बात हो गई, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? तो यार 12th में जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, ऐसा शायद ही कोई चैप्टर होगा, करंट वरेंट को छोड़ दो, तू जहां मैकेनिक्स का यूज नहीं आएगा। वो एक तरीके का तुम्हारा फिजिक्स का बेस है जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी तुम्हारा मैकेनिक्स वीक है तो यार मैकेनिक्स को स्ट्रांग कर लो ताकि 12th तुम्हारा स्मूथ जा सके। 90% बच्चों का अगर 12th वीक रहता है तो कहीं ना कहीं 11th का पाप होता है वो कि सर मैकेनिक्स में उतना ध्यान नहीं दिए थे, समझ में आता नहीं था, प्रैक्टिस की कमी थी। तो मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 7 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो। मैकेनिक्स के बाद अगला चैप्टर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। उसका यूज़ भी 12th में बहुत पढ़ने वाला है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं एसएचएम का यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो अपना जो मेन टॉपिक है, एक तो तुम्हारा मैकेनिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दूसरा एसएचएम होना चाहिए क्लियर, तीसरा सर फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड से सवाल आते हैं, ठीक है, 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं देखा गया है।
तीसरा आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरे 5 चैप्टर का मॉड्यूल होता है। तो भाई हीट एंड थर्मो की बात करें, ये तुम 11th में ही पढ़ोगे। इसमें 5 चैप्टर आते हैं। क्या क्या आता है? तो इसमें कैलोरीमेट्री आता है, केटीजी आता है, हीट ट्रांसफर आता है, थर्मल एक्सपेंशन आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है। ये चैप्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं होता। ये अपने में बिल्कुल मस्त चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे मेंस हो या एडवांस हो, थर्मल फिजिक्स के सवाल कोई ऐसा साल ही नहीं हुआ है जो आईआईटी एडवांस में नहीं पूछा गया हो या जेईई मेंस में नहीं पूछा गया हो। मिनिमम 3 से 4 सवाल तो हर साल एडवांस में आते ही आते हैं। मेंस में भी 3 से 4 सवाल तो पूछने ही पूछने हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है और इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इंडिपेंडेंट का सेंस क्या हुआ कि भाई इस चैप्टर का किसी और चैप्टर के साथ कोई लिंकअप नहीं है। जैसे मैकेनिक्स का लिंकअप है, एसएचएम तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें थोड़ा सा बेसिक मैकेनिक्स आता होगा, वरना तुम्हारी एसएचएम सही से स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। वेब की बात करें तो वेब भी तुम 11th में ही पढ़ोगे। वेब भी तुम्हारा तभी स्ट्रांग हो पाएगा, कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो मैकेनिक्स वीक रहेगा तो वेब भी वीक हो जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स भी वीक हो जाएगा, उसके अलावा एसएचएम भी वीक हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक जो है वो मैकेनिक्स से इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए अभी तक अगर मान लो तुमने मैकेनिक्स पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा 11th वाले बच्चों के लिए कि भाई एसएचएम, फ्लूइड और वेब में कम टाइम देना पड़े थोड़ा बहुत तो दे दो। लेकिन अगर तुम्हारा मैकेनिक्स वीक है तो यार प्लीज हर रोज 1 या 1.5 घंटा मैकेनिक्स पे डेडिकेट करो, क्योंकि अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया तो उसके साथ में जुड़े हुए टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तुम्हारा अभी वीक है तो बाद में तुम स्ट्रांग कर लोगे। यही मेरा सजेशन रहेगा 11th वाले बच्चों के लिए। जितना भी टाइम बचा हुआ है इसमें कहाँ से पढ़ना है सर, तो तुम एससी वर्मा कर सकते हो, मैकेनिक्स के लिए बेस्ट बुक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डेप्थ सब कुछ है। 0 से स्टार्ट करता है लेवल, 0 से लेके अच्छे लेवल पे लेके जाता है। तो एससी वर्मा इज बेस्ट बुक फॉर योर मैकेनिक्स। अगर उसके अलावा भी कुछ बुक्स पढ़ने का शौक है तो तुम पढ़ने के लिए रजनी खलेड़े को रेफरेंस ले सकते हो, पढ़ने के लिए एससी वर्मा भी पढ़ सकते हो। लेकिन कंसाइज थ्योरी दी हुई है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है तो रजनी खलेड़े को यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए एससी वर्मा, प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन, और साथ में थोड़े बहुत सवाल अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मैकेनिक्स तो तुम आई इरोडोव के भी लगा सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, फोकस ऑन मैकेनिक्स। ठीक है, अब रौनक सर तुम्हें बताएंगे कि मैथ में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो 11th वाले बच्चों को करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के लिए। हाँ भाई, कैसे हो सब? तैयारी मस्त चल रही है, नहीं चल रही है? हाँ बच्चों, अब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता है हम जेईई तो करने वाले हैं, ठीक है। अब 2 साल बाद तुम्हारा जेईई का पेपर होने वाला है। अब अपन जब जर्नी चालू ही कर चुके हैं तो उसे एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ठीक है। शांतनु सर ने फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया। हमारे वक्त पे भी शायद शांतनु सर होते तो मेरा फिजिक्स में तो बेड़ा गर्क हो जाता, ठीक है क्या। तो अब मैं बात करता हूँ बच्चों मैथ्स की, ठीक है। अब मैथ्स में बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंदी पेपर आता है। ये मान के चलना हर साल आपका लेंदी पेपर आएगा और अपन उसी की तैयारी कर लेते हैं, है ना। जो पूछ रहा है उसकी तैयारी करो। तो लेंदी पेपर है तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों क्या होता है, आप अटेम्प्ट करने भी जाते हैं ना तो कई बार आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सवाल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर शुरू में तो बेसिक मैथ्स करवाते हैं, है ना भाई। a+b², वहाँ सपने दिखाए जाते हैं आपको कि देखो मैथ्स कितनी सुहानी होती है। पर होता क्या है, फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, लॉग आता है। लॉग कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पर शुरू में बच्चों को डर लगना शुरू होता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो क्या होता है, टाइम के साथ समझ आनी शुरू होती है, बस आप अपनी प्रैक्टिस चालू रखें, ठीक है। लॉगरिथम से एक सवाल आपका बनना ही बनना है। बेसिक मैथ्स से एक सवाल आता है तो ये 2 सवाल तो आपके फिक्स हो जाएंगे,
ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है टिग्नोमेट्री, ठीक है क्या। हवाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती है बच्चों की, सही है क्या। फॉर्मूलेज याद नहीं होते। अब यहाँ पे मैं ये आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें होती है आपको मैथ्स में करने के लिए कि आपको बेसिक फॉर्मूला सबके याद होनी चाहिए। क्यों, है ना, बच्चे बोलते हैं मैथ्स रटी नहीं जाती है, नहीं रटना नहीं है, पर फॉर्मूला अगर याद है ना बच्चों तो टाइम सेव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टिग्नोमेट्री भी, चलो आपने प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा अपने हाथ में ले लिया। अब इनका यूज़ कहाँ होगा, लॉगरिथम में है, डायरेक्ट यूज़ कहीं नहीं आता, डायरेक्ट सवाल आ जाए तो आ जाए, तुम्हारी किस्मत, नहीं तो फॉर्मूला वो क्या होता है कि लॉग दूसरे चैप्टर्स में मिक्स हो जाता है। सिमिलरली सेम केस है टिग्नोमेट्री के साथ, कभी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है। हाँ, एसओटी और उनके सवाल कभी कभी मिल जाते हैं अपन को कि भाई पेपर में 1-2 सवाल मिल गए, पर उसका जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपना बेस यहाँ से बनाना शुरू करें। अब आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप आज चालू कर रहे हो टिग्नोमेट्री और आप यहां पहुंच जाओगे, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप पर क्या कर सकते हैं, आप आज यहां से यहां है ना, और प्रैक्टिस कर करके यहां तक जाएंगे। मैथ्स किसी की अच्छी बुरी नहीं होती है ना, कई बच्चों को भ्रम होता है सर हमारी मैथ्स बुरी है, नहीं, आपकी प्रैक्टिस कम है, जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा है मैथ्स उतनी ही आपकी अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सवाल डायरेक्ट बनेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। हर साल जेई एडवांस में इसका एक सवाल आपको मिलता ही मिलता है। जेई मेंस में रिपीटेड सवाल आते हैं जो पहले आए हुए हैं, और कई बार तो एनसीईआरटी का उठा के दे देगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान है बच्चों मैथ्स की, क्यों, अब इससे अपन सारी चीजें सीखेंगे, रेंज निकालना, ग्राफ्स, होती आसान चीज है, पर अपन क्या होती है बच्चों, प्रैक्टिस नहीं होती। अब बच्चे डरने लग जाते हैं, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल नहीं बन रहे, कॉमन रूट है ना, और पता नहीं क्या लोकेशन ऑफ रूट्स क्या क्या हो गए। बच्चों समझना शुरू करो आप उनको, है ना, आप डरो मत उनसे, सवाल लगाओगे ना, आज तुमसे एक सवाल नहीं लगेगा, हो सकता है कल जब उन्हीं सवालों को लगाओ तो 10 सवाल लगे, फिर शीट लग जाए, एक वक्त तो तुम मास्टर ही बन जाओगे हमारी तरह, सही है क्या। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी कमांड बनेगी, है ना, चैप्टर्स के ऊपर। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्या है, सीक्वेंस सीरीज, है ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को और ये इजी भी होता है। तो यहाँ पे बच्चे फिर क्या होता है कि एक घाव लग चुका होता है टिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस पर मरहम का काम करता है सीक्वेंस सीरीज, है ना। अब इसके सवाल आपके बहुत आसान बनते हैं और इनको आप इंटरेस्ट से पढ़ भी लेते हैं, तो सीक्वेंस सीरीज पे आप ध्यान तो दे ही देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे क्या आने वाला है। आगे अब आपका आता है स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है क्या। अब यहाँ फिर से बच्चा डरना शुरू हो जाता है, सर स्ट्रेट लाइन सर्कल, अब कोनिक आ चुका है हमारा, हम क्या करें। अरे कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ जो चीज़ें आ रही है आपके पढ़ा रहे हैं वो चुपचाप आप अच्छे से कॉपी और पेन पे लिखते जाएं, करते जाएं, ठीक है क्या। हवा हवा में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इनका यूज कहाँ आएगा, फिर से 12th में आपका यूज आएगा, बिल्कुल आएगा। कोनिक सेक्शन कहीं जगह 11th में, कहीं जगह 12th में पढ़ाया जाता है। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन और सर्कल के ऊपर कमांड पा ली, कोनिक सेक्शन तो होना ही है, अब सर्कल आप समझेंगे। सर्कल जेई का इतना फेवरेट टॉपिक है ना, हर साल 2 से 3 सवाल देता ही देता, कहीं नहीं जाता, ठीक है। और सर्कल के सवाल आप देखेंगे ना तो इसमें कोई, अब क्या होता है बच्चों के पुराने पाप होते हैं 9th 10th के, ठीक है। 9th क्लास में सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं आती, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिर्फ फोकस करें, सिर्फ पॉजिटिव वे में आप अपना, कि जो अपन को आता है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो नहीं आता वो नेगेटिविटी अपने आप से हटानी है अपन को, है ना। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, सही है क्या, है ना। एक नेगेटिव पावर्स अपने पास से हटाओ, ठीक है क्या। अब अपन बात करेंगे सर्कल की, तो 3 सवाल यहां से बनता है, तो आपको पता है आपको कितना ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके आगे और चलते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद बच्चों आता है पीएनसी, ठीक है क्या। बच्चे उसी में उलझ के रह जाते हैं बच्चों। जेईई मेंस के सिर्फ तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पीएनसी का आइडिया है ना, सिर्फ तुम सवाल उठा के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा उसका लेवल क्या आता है। डायरेक्ट क्लास इलस्ट्रेशन उठा के दे देते हैं, जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ। एडवांस में थोड़ा अच्छा सवाल बनता है, पर इतना भी नहीं कि जितना अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तक लेवल लेके चलते हैं, तो नीचे के सवाल तो आपके वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है क्या। और बाइनोमियल थ्योरम, है ना, आपको पता ही क्या लेवल है बाइनोमियल थ्योरम का, अच्छे सवाल बनते हैं और वो हो भी जाते हैं।
तो अपन इस पे फिर से प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं। अब मैं यूँ बोलूँगा बच्चों कि 11th क्लास से अपना 40% सिलेबस कवर होता है, और 11th क्लास में आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से करवाया जाता है, क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत सारा होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, 40% का इसको सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है क्या। अभी 11th में थोड़ा सा कम टेंशन होता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड्स की अपन को टेंशन लेनी नहीं है ना। नहीं तो क्या होता है बच्चों, 12th में आप बोर्ड्स भी देना है आपको, ठीक है क्या, प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, ये भी आएगा, वो भी आएगा, फलाना ढिमका सब कुछ आ जाएगा। पर अपन को अभी 11th में कोई टेंशन ही नहीं है ना। खाओ पियो, मस्त मौज मारो और पढ़ाई करो और मस्त जिंदगी जियो, ये चीज़ें अपने साथ 11th में। तो आप क्या कर सकते हैं, 11th की मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपकी 12th का बेस बनाएगी बच्चों। एक कॉन्फिडेंस जो काम 11th का करेगा ना, वो 12th में तुम वैसे ही ऊपर चलते जाओगे, ठीक है क्या। अब 12th में आप जानते हैं डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ये सब कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब यूज आएंगे वहां पे। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन अभी फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई चैप्टर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, करना सब चीजें, पर इनके ऊपर फोकस अपन को ज्यादा करना है, ठीक है क्या। बाकी शांति सर आपको और चीजें बताएंगे अभी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब कई सारे बच्चों का ऑनलाइन स्कूल भी चल रहा होगा, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 4 आवर्स तो तुम्हारे स्कूल में तो स्पेंड होते ही होंगे। और कई सारे बच्चे ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन किए होंगे, कई सारे बच्चे ATP के चैंपियन बैच में भी होंगे। तो यार मैं क्लियरली तुम्हें बताऊं तो अगर तुमने कहीं कोर्स ज्वाइन किया है और या स्कूलिंग भी साथ में चल रही है, तो यार 6-7 घंटे तो तुम्हारे कहीं नहीं जाते हैं, वो तो लग ही जाता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलूँगा कि कितना भी टाइम तुम्हारे कोचिंग में या स्कूल में लगता है, अपने लिए कम से कम 6 घंटा तो निकालो ही सेल्फ स्टडी के लिए। कई बार क्या होता है कि हम स्कूल कोचिंग में उलझ के रह जाते हैं, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते। और 11th में सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को टाइम दोगे बुक्स पढ़ने में, बुक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में, वो उतना ही फ़ायदा होगा। 12th में टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि अपने पास बोर्ड का भी टेंशन होता है, जैसे कि सर ने बताया। इसीलिए 11th में अपन जितना ज़्यादा खुद को टाइम दे, भाई स्कूलिंग और कोचिंग तो चलती रहेगी, लेकिन एक इंटरेस्ट भी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कि भाई मुझे IIT करना है, तो एक इंटरेस्ट चाहिए कि मैं जब फिजिक्स के सवाल कर रहा हूँ, जब मैं मैथ के सवाल कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट आना चाहिए अंदर से। वो इंटरेस्ट तभी आएगा जब तुम बुक्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, या टाइम के लिए 6 घंटा तो मिनिमम तुम्हें अपने आप को देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, तो मैं तो यार इक्वली बोलता हूँ कि 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो मैथ वालों का, मजाक कर रहा हूँ बट वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर देखो तुम्हारा जो सब्जेक्ट वीक है, मान लो कोई सब्जेक्ट तुम्हारा होगा कि सर ये तो मेरा फेवरेट है, इसके सारे सवाल हो जाते हैं। मान लो मैथ तुम्हारा फेवरेट है या फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट है, तो जो तुम्हारा वीक है उसमें तुम आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो। क्योंकि वीक वाले में अक्सर हम क्या करते हैं, उसमें टाइम उल्टा हम कम देते हैं। समझ लो, उल्टा हम क्या करते हैं कि वीक सब्जेक्ट पे हम भागते हैं, दूर भागते हैं, यार इसके तो सवाल ही नहीं बनते, इस पे तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है, इनऑर्गेनिक में लगे पड़े हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में, और केमिस्ट्री वाले भी केमिकल बॉन्डिंग में तो ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि यही तुम्हारी दुनिया है। फिजिक्स और मैथ तो भूल जाओ, केमिकल बॉन्डिंग में ही सारी दुनिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री वाले इस जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे कि बेटा यही पढ़ो, फंसना नहीं है अपने को। केमिस्ट्री अपने को पता है कि अपने तो हो ही जाएगा, अपने को मैथ और फिजिक्स पे फोकस करना है। आई बात समझे, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करना है, ठीक है वैसे विनीत सर ये वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है सब पे फोकस करना है, बट मेनली फिजिकल पे फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट वहाँ ज़्यादा होता है। और 11th की बात करें तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 11th में भी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनता है, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फिजिक्स और मैथ पे तुम्हें दोनों पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये मैंने और रौनक सर ने तुम्हें एक बेसिक रफ आइडिया दे दिया, तो ठीक है, फाइन। मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देना। और अगर तुमने कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, तो तुम अभी भी चैंपियन बैच ज्वाइन कर सकते हो ATP स्टार्ट का। तुम्हें लेक्चर डे 1 से मिल जाएंगे, कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।